बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी ख़बर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ़ को लिखा गया ख़त है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ़ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के ख़िलाफ़ तो जद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज़ का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बल्कि फ़ौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ कम तो नहीं है ना। जो सिविल साइड के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहाँ मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीज़ें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीज़ों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फ़ौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पर, यह खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई, डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो। जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से ब्रश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम ब्रश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीज़ें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज़ है, लिहाजा ये सारी चीज़ें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज़ ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को ये पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए हैं। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब, वो फैक्ट्स सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज़ नहीं हुई, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी ज़राए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है
कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल्स के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया, तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी ज़राए को पता ही नहीं चला खत के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है, किनको? आर्मी चीफ को, ताकि मामलात दुरुस्त किए जाएं पाकिस्तान के। तो ये एक मुस्बत कदम है। अब अगर आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि मामलात को ठीक करना है और जितने ख़राब हो गए अवाम के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है उसे ख़त्म करना है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये मौका रोज़ रोज़ आएगा भी नहीं। अब नाज़रीन, एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे 8 फरवरी की तरफ बढ़ रही है, उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत अपने हथकंडे बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करती चली जा रही है। लाहौर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। डीसी ने इजाज़तनामा नहीं दिया, अदालत में चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वहाँ पे अदालत में तलब कर लिया गया डीसी को। अब देखें वहाँ पे वो क्या जवाब देता है, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो मुझे लाहौर से एक मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उन्होंने वो मामला मुझे कुछ बताया है, घुमा फिरा के चीज़ें मेरे पहुँच गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रुकावट डाली जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी जब तक कि इनको यकीन नहीं हो जाता कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। अगर तो इस हुकूमत को इस बात का यकीन हो गया कि जलसा फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परमिशन देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश करें और एक जमहूरी किस्म का एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान में करने की कोशिश करें। देखिए जी, हमने तो परमिशन दी, लोग आए नहीं। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें फिर भी मौजूद रहेंगी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कि जनाब यहाँ पे आगे क्रिकेट मैचेज और ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इससे बड़ा मसला हुकूमत को एक और दरपेश आ गया। ये मसला मैं अब आपको बताता हूँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट आ रहा है और क्रिकेट मैचेस होने हैं पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं। इंटरनेशनल कुछ आपके गेस्ट भी आएंगे, ऑब्जर्वर भी आएंगे, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद होगा। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं मैचेस देखने के लिए। अब मसला ये बना हुआ है कि स्टेडियम के अंदर मैचेस के दौरान इमरान खान के नारे लगने, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान का नौजवान इकट्ठा हो गया, खड़ा होगा, तो नौजवान तो एक ही बंदे को जानते हैं ना पाकिस्तान में, वो जानते हैं इमरान खान को। वो तो इनको जानते ही नहीं है कि कौन है जनाब शहबाज शरीफ, तो कौन है जनाब फलां बंदा, तो कौन है फलां महकमे के अंदर तो कोई अफसर है, तो कोई मिलिट्री स्टैब्लिश, कोई नहीं जानते। नौजवान जानते हैं पाकिस्तान में इमरान खान को। उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ही वो वाहिद आदमी है जिन्होंने इसी खेल के मैदान में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ला के दिया, वनडे का। वो बड़े तगड़े आदमी है, यहाँ पे भी उनका बड़ा नाम है। हुकूमत अपनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद, अपनी तमाम तर बुग़्ज़ और नफरत के बावजूद स्टेडियम को उन्होंने दोबारा से रेनोवेट किया, लेकिन इमरान खान का नाम वो वहां से नहीं मिटा सके। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान खुद इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका नाम ये मिटा ही नहीं सकते। अगर मिटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इनकी सुबकी हो जाएगी। इमरान खान का नाम कहां कहां से मिटाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। आप दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए, बल्कि मेरा चैलेंज है शहबाज शरीफ को, मेरा चैलेंज है आर्मी चीफ को, मेरा चैलेंज है चीफ जस्टिस को, कि आप आम आदमी की तरह जाएं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर। मैं बहुत मुल्क घूमा हूं पिछले दिनों में, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं और वहां जाकर आप किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ के बताएं मैं पाकिस्तानी हूं, वो कहेगा इमरान खान। आप किसी भी बंदे से जाके बात करें, वो कहेगा इमरान खान। तो प्रॉब्लम यह है कि स्टेडियम के अंदर इमरान खान के नारे लगने के जो इम्कानात हैं उसकी वजह से बहुत परेशान है। और जो मीटिंग हुई है उनमें कुछ चीज़ें तय हुई। नंबर एक, ये भी कहा गया कि कुछ जाली ऑडियो का बंदोबस्त कर लेते हैं, जैसे ही कोई चौका छिक्का लगेगा तो वो दिखा दिया करेंगे। स्टेडियम की ऑडियो को मिनिमाइज किया जाए, जो स्टेडियम के अंदर से लोग नारे लगाते हैं वो ना दिखाए जाए। फिर एक मशवरा ये है कि जनाब लोगों को मोबाइल फ़ोन ना ले जाने दें। अब लोग मोबाइल फ़ोन तो पूरी दुनिया में स्टेडियम्स के अंदर लेकर जाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, खुश होते हैं, एंटरटेनमेंट है, लोगों ने टिकट दिया हुआ, पैसे खर्चे हुए हैं, तो वो एकदम जो रात का मैच होता है या शाम का वक्त होता है तो उसमें मोबाइल लाइट्स लोग ऑन करते हैं और उससे एक बड़ा खूबसूरत मंजर बनता है कि यहाँ से ऑन होती हैं फिर ऑफ होती हैं, फिर लोग उसको एंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं। इससे खेल भी प्रमोट होता है और एक एक्टिविटी जनरेट होती है, तो पूरी दुनिया में अलाउड है। अब दूसरा ये भी एक मशवरा दिया गया कि जनाब या तो जाली ऑडियो वाला मसला किया जाए, इनकी ऑडियो को मिनिमाइज किया जाए, या इनको मोबाइल फ़ोन अंदर ना ले जाने दिए जाए। फिर एक और चीज़ है कि सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, सादा कपड़ों के अंदर बंदे रखे जाए और हर रो के अंदर बंदे इकट्ठे किए जाए। जैसे ही कोई नारे लगाने लगे तो उनको पकड़ लिया जाए, पकड़ के निकाला जाए, ताकि लोग डर जाए और डरने के बाद ये ना करें। लेकिन जब लोगों को पकड़ा जाएगा और पकड़ के घसीट के निकाला जाएगा तो बाकी लोग वीडियोस बनाएंगे। जब वीडियोस बनेगी वो भी सामने आएंगी तो पता चलेगा जनाब इमरान खान का नारा लगाने पे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर गिरफ्तारियों से खौफ फैलाने की कोशिश की जाए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें,
पुट्ठे लमक जाएं। ये पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को ये दूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम ने जिद पकड़ ली है कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वजह यह है कि इमरान खान खुद बहुत जोरदार तरीके से खड़े। इमरान खान साहब खुद पीछे हट नहीं रहे, नीचे झुक नहीं रहे, और उसकी वजह से अवाम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही। अब नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो एक नया रोला बन जाएगा। अब अगर खेल के मैदान में भी लोग अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते या नारा नहीं लगा सकते, तो फिर कहां पे क्या होगा इस मुल्क में, आप अंदाजा कर सकते हैं। एक और चीज है नाज़रीन, ये खबर आई है मेरे पास, और बल्कि मैं आपको ऐसा करता हूं कि जुबैर अली खान साहब का ट्वीट है, वो पढ़ के आपको बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जी यूरोपीय यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो रिव्यू करेंगे पाकिस्तान का जो GSP+ का स्टेटस है जून 2025 में। हालांकि ये स्टेटस पहले पाकिस्तान को ग्रांट किया गया था 2027 तक, यानी GSP+ के जरिए से पाकिस्तान के जो ताजिर हैं या बिजनेस कम्युनिटी है, वो यूरोप की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे अपना सामान ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं पड़ते, बल्कि ड्यूटी बहुत कम मिलती है, बाद नहीं भी ड्यूटी पड़ती, तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, और स्पेशली जो मेन इशू है वो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का, उसकी वजह से अगर हमारा GSP+ का जो स्टेटस है जो 2027 तक हमारा कंटिन्यू होना था, वो इस साल रिव्यू में जा रहा है जून में, और अगर ये स्टेटस हमसे वापस ले लिया गया तो आइंदा कई सालों के लिए पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको नुकसान होगा, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी नुकसान हो जाएगा। अब क्या ये रिस्क लेना है या नहीं लेना पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस तरफ मैं आता हूं। लेकिन अगर आप जो आईनी अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है, 1 दिन का 2 दिन का काम था, सीधी सीधी बात है कि फौजी अदालत के अंदर सिविलियन का ट्रायल करना या नहीं करना। हमारे यहाँ पे मसला फंसा हुआ है पिछले कई सालों से कि जनाब करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। कोई जज कहता है ये कर लेते हैं, कोई वो कर लेते हैं, जो हुकूमत आती है वो अपनी एक वजह दे देती है। यानी करना है या नहीं करना एक दफा डिसाइड करें। मैं 2 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, आइन इसके अंदर वादे होना चाहिए। इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर आप आइन के मुताबिक चलते हैं ना, कानून जो है वो इंसानी हकूक से बाहर तो नहीं निकल सकता, आप दुनिया से हटके तो नहीं चल सकते, या आप किसी और सियारे से आए हुए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस बात का फैसला इतने लंबे अरसे से नहीं कर पा रही, रोजाना समातें हो रही हैं, एक के बाद एक जो है वो नई वजह आ जाती है, एक के बाद एक नया कमेंट आ जाता है अदालत के अंदर से, दलाइल आ जाते हैं। वहां पे युगांडा एक मुल्क है, अंदाजा करें ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसाल दी जाती थी कि गरीब कमजोर मुल्क, गए गुजरे मुल्क। तो जनाब युगांडा एक मुल्क है, वहां से जो खबर आई वो मैं आपको बता दूं, वॉइस ऑफ अमेरिका में छपी हुई है, बहुत सारे और अखबार आते हैं वहां पे छपी हुई है, आलमी सतह के ऊपर बहुत तेजी से छपी है, कल की ये डेवलपमेंट है। तो युगांडा की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैन कर दिया है मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के लिए। यानी वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पे भी ये होता था ना, वहां का जो सदर है, वहां की जो हुकूमत है, वो फौजी अदालतों को इस्तेमाल करती थी सिविलियंस के खिलाफ उन्हें सजाएं देने के लिए। जो सियासी मुखालिफ उठाओ फौजी अदालत में डाल दो। तो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ कि क्योंकि पॉलिटिकल मुखालिफिन है, उनको उठा के फौजी अदालतों में ले गए और एक खौफ पैदा कर दिया जनाब फौजी अदालतों का, और वहां पर ट्रायल करके सबको सजाएं भी दे दी। तो जो युगांडा की सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बेहतर निकली, वो खड़ी होगी उस फस्तायत और जुल्म के खिलाफ। युगांडा की सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये फैसला दे दिया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। हालांकि वहां की हुकूमत मुखालफत कर रही है, जैसे यहां की हुकूमत भी करती है, लेकिन वहां पे कम से कम ऐसा तो हुआ कि उनके जज खड़े हुए और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी माहौल देखा जा रहा है और एक बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा है, नजरिया जरूरत। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अदालत ने लूला लगड़ा फैसला देना है ना, तो इससे बेहतर है कि फिर वो फौजी अदालतों को इजाजत दे के वो तुम दे पूरे पाकिस्तान के सारे सिविलियन को, जो बंदा इमरान खान का नारा लगाए, या जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहे, या जो बंदा इख्तिलाफी आवाज रखता हो, सबको फौजी अदालतों में भेज के सजाए मौत दे दें। तुम दो सारे पाकिस्तान को पकड़ के, फिर अदालत ने अगर यही करना है तो फिर ऐसे कर दे, एक ही दफा बेड़ा गर्क करे सारा। अब अदालत रास्ता क्या ढूंढ रही है, ये एक कमेंट है उससे आपको पता चल जाएगा। जो आईनी बेंच के सरबराह है वो जनाब कहते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो केस है, गलत इस्तेमाल पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। यानी अब वो करेंगे ये कि ये जो हुआ ना पीटीआई वालों के साथ, ये गलत इस्तेमाल हो गया इस कानून का, लेकिन कानून को कलअदम नहीं हम करते, कानून भी रहेगा। यानी फौजी अदालतें रहेंगी, लेकिन ये सिविलियन वाला ट्रायल का ये वाला ऐसा ये वाला मामला निपटा देते हैं, ताकि किसी तरह GSP+ वाला मामला जो है वहां पे कोई रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हाथोला कर दें, और थोड़ा सा जो है वो हुकूमत को रिलीफ मिले, GSP+ में शायद बच जाए, यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में, बरतानिया में थोड़ी तनकीद कम हो जाए आलमी सतह के ऊपर। तो वो ये सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो फौजी अदालतों को जिंदा भी रखना चाहते हैं।
भाई फौजी अदालतों का जो मामला है पूरी दुनिया के अंदर आप निकाल के पढ़ लें कवानीन, वो सिर्फ फौजियों तक महदूद है कि अगर कोई फौजी गद्दारी करे या कोई राज बेच दे या कोई ऐसी चीज़ें करे जो डिसिप्लिन की उनकी अपनी खिलाफ वर्जी, उनके अपने कानून की खिलाफ वर्जी, उनका अपना भी एक एक्ट है ना, उनका अपना एक कानून है, इदारे के अंदर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनके रूल्स हैं, जो वहां वॉयलेट करेगा उसको इदारे के अंदर सजा मिल जाएगी। होना तो ये चाहिए कि जो फौजी बाहर जुर्म करे उसको बाहर की अदालत देखे, जो वो इदारे के साथ या इदारे के अंदर जुर्म करे उसको इदारे के अंदर की जो उनकी अदालत, जो डिसिप्लिन का जो तरीकाकार है वो वहां पे देखा जाए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है, सिविलियंस को भी ले जाके फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जा रहा है। अब यहां पे अदालत कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, कोई बीच का रास्ता, क्योंकि पाकिस्तान नजरिया जरूरत पर ही चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, तो एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि उसी तरह का खेल खेला जाएगा। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन का मैंने आपको बताया, अब अमेरिका से मायूस होने के बाद, यानी अमेरिका में गए मोहसिन नकवी साहब, बड़ा जोर लगाया, इधर नस उधर पज, इसको बुला, एक वो बिजनेसमैन पहुंचा पाकिस्तान में, उसको उठा के सर पे बैठा लिया। बाद में पता चला उनकी भी कोई और कहानी निकल आई, और वो अमेरिका में बैठे हुए जो सहाफ़ी हैं, अहमद नुरानी साहब हों, चाहे वजाद सईद हों, चाहे मुईद पीरज़ादा साहब हों, उन सारों ने जो है वो बेनकाब किया सारा मामला कि ये किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत कैसे पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो मिला तो उसमें कुछ नहीं है। जो अमेरिका की नई हुकूमत है उसके साथ मुलाकात भी नहीं कर सके मोहसिन नकवी, बड़ी उन्होंने कोशिश की। जुनैद सलीम साहब की खबर है कि जनाब उस कोशिश में नाकामी इसलिए भी हुई कि वो कहते थे मिल रहे हैं आप, लेकिन आप हमें टाइम बताएं कि आप मामला ठीक कब कर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई किस दिन हो रही है। लिहाजा ये ऐसा कर नहीं सके, उल्टा फ्रस्ट्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर इतने डेस्परेट थे कि ये चले गए एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर, एक ऐसी तंजीम के प्रोग्राम के अंदर जो इंतहाई दर्जे की चाइना मुखालिफ है और उनकी सारी एक्टिविटीज जो है वो चीन के खिलाफ होती हैं। लिहाजा डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बार बार डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा। डैमेज कंट्रोल करने के लिए जरदारी साहब रवाना हो गए चाइना, और जरदारी साहब के साथ कौन कौन गया? मोहसिन नकवी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है अब चाइना को भी तो जाके बनाना है ना, मिन्नत तरला करना है। अमेरिका तो मनिया नहीं, अब वापस आके जो चाइना के साथ बिगाड़ पैदा किया उनको आके मना लो। तो जो नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी साहब गए, जरदारी साहब गए, इसहाक डार साहब गए, और बाकी कुछ और लोगों का वफद जो है वो 4 दिन के लिए चाइना गया ताकि जाके चाइना को मनाया जाए। वहां से जो खबरें आएंगी कि असल चाइना से ज़रा मुश्किल होता है खबर निकालना, वो लोग इस तरह से हर चीज़ सामने नहीं लेकर आते, बड़ी मुश्किल से खबर निकलती है। तो कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि चाइना के अंदर डेवलपमेंट क्या हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नए जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नजर करम हो रहा है और लगातार हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 3 जजेस नए आए हैं उनके आने के बाद इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी यानी एंटी टेररिज्म की जो अदालतें हैं उनका और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया है। इख्तियारात वापस ले लिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। नंबर 2, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हटाकर जस्टिस आजम खान को सेशन कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज भी तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। और अहम कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से भी खबर है, और वो ये है, ये सबसे अहम कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इसमें हमेशा से 3 सीनियर जजेस होते हैं, लेकिन अब ये किया गया है कि 9वें नंबर का जज इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, और पहले ही दिन उसको शामिल कर दिया गया इस कमेटी के अंदर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को इस कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह जजेस को विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता ना, ये जजेस भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग सोच रहे थे ये जजेस इस्तीफा देंगे या इनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल में मैदान में रह के लड़ना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए। अब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपना मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। मरियम नवाज खान साहबा की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन दायर कर दी है। यानी ये इन्होंने बाकायदा एक अपील कर दी है कि ये काम गलत हो गया है और आप ये नहीं कर सकते, सीनियरिटी ऐसे नहीं है, सीनियरिटी का पैटर्न गलत कर दिया है। सबसे सीनियर जज जो है वो जस्टिस जो सरफराज डोगर है उनको नहीं बनाया जा सकता। अब जनाब इसका मकसद अपने इदारे के अंदर इम्तियाज बरतने या ज्यादती होने के खिलाफ अपील है। जजेस ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी करने की दरखास्त कर दी है। ना सिर्फ उन्होंने लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बल्कि उन्होंने इसकी कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। तो नए जजेस के ऊपर नजर करम हो रही है, पुराने जजेस हार नहीं मान रहे, वो भी डट के खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दूसरा बड़ा किला है जिसको फतह करने की कोशिश की जा रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत वो ये समझ गए हैं कि अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो अदालतों को हर हाल में अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा।
10 जजेस पेशावर में तैनात किए गए, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जजेस तो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं, या इनका जो अपना कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े प्रो जजेस हैं, या वो बात मानने वाले जजेस हैं। इस तरह की बातें अक्सरियती जजेस के बारे में, सबके बारे में नहीं, अक्सरियती जजेस के बारे में की जा रही हैं, चाहे उन्हें तैनात किया गया हो कराची में सिंध हाई कोर्ट में, या पेशावर में, या उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया हो, तो जजेस के ऊपर जो है वो उंगलियां उठ रही हैं। नाज़रीन, एक खबर है कि बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है, और ये बात इतने शद और मद के साथ की जाती है कि हम हैरान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये किस्मत खान साहब ने एक ट्वीट के अंदर एक फैक्ट बताया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये रिपोर्ट छपी भी है अंग्रेजी अखबार में। वो ये कहते हैं, एक जानिब महंगाई की शरह 9 बरस की कम तरीन सतह पर जाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि महंगाई बहुत कम होगी, सारी रोला डाला हुआ महंगाई कम होगी। ये महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई पहले ऐसे ऊपर जा रही थी, महंगाई अब ऐसे ऊपर जा रही है। मेरी बात आप समझें, महंगाई पहले ऐसे ऊपर जा रही थी, उसके ऊपर जाने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, वो ऊपर जाते जाते इतनी ऊपर चली गई है कि अब उसकी और ऊपर चढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होने को महंगाई कम होना नहीं कहते। पाकिस्तानियों को यह बात समझनी पड़ेगी, मैं कैसे आपको समझाऊंगा और आसान करके। ये महंगाई ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है, ये ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है। अच्छा, यहां पहुंचने के बाद ना ये जा ऊपर ही रही है, लेकिन ऐसे जा रही है, अब ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये समझ लें, महंगाई बढ़ने की शरह कम होने का मतलब ये नहीं होता कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ ही रही है। देखें ना, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखें, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी है एक, जिसे ECC कहते हैं। अब ये कमेटी क्या कह रही है कि चीनी, सब्जियों और खाने के तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर रही है कि आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो क्यों जा रही हैं? अब देखें, एक तरफ हुकूमत कहती है कीमतें कम हो रही हैं, हुकूमत के टाउट्स कहते हैं, ये चीज तय कर ली है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि हमने साबित करना है कि महंगाई कम हो रही है। हालांकि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की शरह थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। किसी एक चीज का मवाजना भी इमरान खान के दौर से नहीं कर सकते। चले काम करते हैं, महंगाई के ऊपर काम करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। मैं डाटा निकाल के लाता हूं, ना सिर्फ लोगों से बात करते हैं महंगाई के बारे में, बल्कि इसके बारे में कुछ और चीजें शेयर करते हैं कि इमरान खान के दौर में और अब कौन सी चीज कहां खड़ी है। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।